हेलो एंड वेलकम टू राजीव सर रॉयल क्लासेस। आज की क्लास में हमारी जो क्लास रहेगी वो साइंस की क्लास होने वाली है। और इस क्लास में हम समझेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो मैटर है वो कैसा है, कैसा मिलता है, किस तरह का मैटर है हमारे आसपास के वातावरण में, इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम सराउंडिंग्स की बात करें तो हमारे सराउंडिंग्स में हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं जिनको हम कहते हैं मैटर। जैसे एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं, फूड है जो हम खाते हैं, स्टोन, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स और इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो भी हमारी सराउंडिंग्स में हमारे आसपास वातावरण में पाई जाती हैं। ये सभी चीज मैटर कहलाती है। यहाँ तक कि एक छोटी सी ड्रॉप वाटर की और सैंड का एक पार्टिकल, छोटे से छोटा सिंगल पार्टिकल, वो भी एक मैटर है। मैटर को हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे फूड है, उसको हम टेस्ट करके पता लगा लेते हैं, हमें टेस्ट पता लग जाता है उसका कि क्या टेस्ट है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये है कि मैटर को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम डेस्ट्रॉय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। मैटर को केवल हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, केवल परिवर्तित कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। तो साइंटिस्ट ने मैटर को दो प्रॉपर्टीज के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टी का बेस माना और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसके बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मैटर क्या है। जैसे हमने पिछली क्लासेज में ही पढ़ा था, एनीथिंग दैट हैज मास, वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस, दैट इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज हमारे आसपास की जिसका जिसके अंदर मास है, जिसका द्रव्यमान है, जिसका आयतन होता है और वो जगह घेरती है, तो उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे मैटर के एग्जांपल अभी मैंने बहुत सारे बताए थे थोड़ी देर पहले। एयर है, फूड है, स्टोन है, क्लाउड है, स्टार्स हैं। ये सारे के सारे, इनमें मास भी है, इनका वॉल्यूम भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसलिए इनको हम मैटर कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम कैसे समझ सकते हैं, मैटर को हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो पुराने टाइम से ये हमारी एक बात चली आई है कि हमारा जो वातावरण है या हमारे सराउंडिंग्स है या दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, वो इंडियन फिलोसफर्स ने बताया है कि वो पांच बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, पांच बेसिक तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जिनको हम बोलते हैं पंच तत्व। वो कौन कौन से हैं? जैसे एयर है, वाटर, अर्थ, स्काई और फायर। ये पांच तत्व हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जितना भी मैटर बना हुआ है वो सब इन पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आजकल मैटर के बारे में बहुत सारी डिस्कवरीज हो चुकी हैं। तो मैटर को हम दो प्रॉपर्टीज के बेस पे हम समझ सकते हैं, दो प्रॉपर्टीज से हम समझ सकते हैं कि मैटर होते क्या हैं अच्छी तरह समझने के लिए। पहली है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। और अगर उनको हम मैटर को डिवाइड करें ग्रुप्स में, तो इनके तीन ग्रुप बनते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे ही तीन ग्रुप में इनको बांट दिया गया है। पहला है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे अगर हम समझें तो तीन पार्ट में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे अगर हम समझें इनको, तो फिर इनको तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर। तो इस तरीके से केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हमने इनको तीन भागों में बांट दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, क्या क्या चीजें हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है मैटर की, जिससे हम समझ सकते हैं। पहली चीज है शेप, साइज। तीसरी नेचर, क्योंकि जो मैटर है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और उन पार्टिकल का साइज क्या है, शेप क्या है और उनकी नेचर क्या है, इससे हम मैटर को
पहचान सकते हैं कि मैटर किस तरीके का है। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है। कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अब आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मैटर की और उसके पार्टिकल्स की क्या होती है। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, जैसे हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में खाली स्पेस होता है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। सॉलिड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो सबसे कम होता है या ना के बराबर होता है। लिक्विड के अंदर सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है। ये हम पहले पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है। और पार्टिकल्स जो है मैटर के वो हमेशा कंटिन्यूअस मूवमेंट करते रहते हैं मैटर के अंदर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उन मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होती है। दे कंटेन काइनेटिक एनर्जी। अगर इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो इनकी स्पीड बढ़ जाती है और ये फास्टर मूवमेंट करते हैं। और अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो इनकी जो मोशन है वो स्लो हो जाती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होना या कम होना डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और टेम्परेचर अगर कम होता है तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। पार्टिकल्स जो मैटर के हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो मिक्सअप हो जाते हैं बहुत जल्दी। दूसरे में एक मैटर के पार्टिकल किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल के साथ जो डिफरेंट नेचर का है बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं उसके साथ में। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। इंटरमिक्स हो जाते हैं ईच अदर। तो इसको ये प्रोसेस हमारी कहलाती है डिफ्यूजन ऑफ मैटर। जिस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम घर में बैठे हैं एक रूम में और एक परफ्यूम की बोतल वहां खोल दी जाए तो उस परफ्यूम की स्मेल पूरे घर में और आज घर के बाहर भी आसपास दूर तक फैल जाती है बहुत तेजी से। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो गैसेज हैं उनमें डिफ्यूजन फास्ट होता है। सबसे तेज डिफ्यूजन गैसेज के अंदर होता है और जल्दी से वो मिक्सअप हो जाते हैं दूसरी गैसेज के साथ। जिस तरीके से परफ्यूम की जो गैस थी वो एयर के अंदर बहुत तेजी से मिक्सअप हो गई, डिफ्यूज हो गई और दूर तक उसकी स्मेल चली गई। तो डिफ्यूजन को समझने के लिए एग्जाम्पल काफी है। और पार्टिकल्स का जो मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। क्यों करते हैं अट्रैक्ट? क्योंकि उनके बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है जिसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसकी वजह से जो मैटर के पार्टिकल है या मटेरियल के पार्टिकल है वो एक दूसरे को बांध के रखते हैं, बिखर नहीं पाता वो। ये है। तो अब समझते हैं डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन है क्या रियल में। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। क्या होती है डिफ्यूजन प्रोसेस? इसमें मॉलिक्यूल जो है कि वो किसी भी सब्सटेंस के वो मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और तब तक मूव करते रहते हैं जब तक कि पूरा मिक्सर यूनिफॉर्म ना हो जाए, हायर कंसंट्रेशन वाला और लोअर कंसंट्रेशन वाला। जब ये दोनों मिक्सर आपस में, जब ये पूरा मिक्स हो जाते हैं आपस में, यूनिफॉर्म हो जाते हैं, तब वो डिफ्यूजन स्टॉप हो जाता है। तो डिफ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन वाले सब्सटेंस से लोअर कंसंट्रेशन वाले सब्सटेंस की तरफ ट्रांसफर होते रहते हैं जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। हम एक गिलास ले लें पानी से भरा हुआ ट्रांसपेरेंट और उसके अंदर एक ड्रॉप इंक की हम डाल दें। ब्लू कलर की इंक लो या ब्लैक कलर की इंक लो, कोई भी कलर की इंक ले लो या रेड कलर की इंक ले लो और उसको एक जगह पर रख दें अनडिस्टर्ब, उसको हिलाएं ना। तो हम देखते हैं धीरे धीरे वो जो ड्रॉप है इंक की वो धीरे धीरे अपने आप उस पानी के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाती है और वो फैलती रहती है धीरे धीरे। उसका कलर धीरे धीरे स्प्रेड होता रहता है पानी के अंदर। और कुछ टाइम के बाद में वो पूरी जो ड्रॉप है वो उस पानी के अंदर मिक्सअप हो जाती है और जो पानी है वो यूनिफॉर्म कलर का हो जाता है। जो भी इनका कलर होता है वो यूनिफॉर्म कलर पूरे पानी में आ जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है समझने वाली बात यह है हुआ कैसे ये ऐसे हुआ। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंक थी, मान लो वो रेड कलर था उसका, तो उसके जो पार्टिकल थे इंक के पार्टिकल उनका रेड कलर था, उनका डिफ्यूजन हुआ
उसकी कंसंट्रेशन हाई थी, उसका डिफ्यूजन हुआ वाटर के अंदर जिसकी लो कंसंट्रेशन। तो जो स्पेस थे वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो इंक के जो पार्टिकल थे मॉलिक्यूल थे वो वहां पर फिट हो जाते हैं, धीरे धीरे फैलते हैं और सारे में डिफ्यूज हो जाते हैं पूरे वाटर के अंदर, और यूनिफॉर्म एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, कलरफुल। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन को समझने के लिए, जिससे हम समझ सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा डिफ्यूजन क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक और प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, डिफ्यूजन भी और ऑस्मोसिस भी, दोनों की दोनों। ऑस्मोसिस जो होता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर होता है। सॉल्यूट से सॉल्वेंट तो आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। तो सॉल्वेंट के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होते हैं थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास होते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है ऑस्मोसिस। ये सेल्स के अंदर होती है, जो सेल्स होती हैं एनिमल्स के अंदर, उसमें ये प्रोसेस होती है। अब इसके बाद में आगे चलते हैं और समझते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पिछली क्लासेस में भी काफी अच्छी तरह पढ़ा है, और फिर एक बार समझ रहे हैं यहाँ पे। तो मैटर की जो स्टेट्स होती हैं वो तीन होती हैं। पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड, और तीसरी गैसेस स्टेट। तो तीन तरह की स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सॉलिड स्टेट में सॉलिड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, सॉल्यूम का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, और जो सॉलिड होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको हम दबा नहीं सकते। और सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती हैं वो डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती हैं, फिक्स होती हैं बाउंड्रीज, वॉल्यूम वगैरह सब कुछ फिक्स होता है, और शेप भी इनकी फिक्स होती है सॉलिड की। जैसे आयरन का कोई पीस ले लें हम, वो सॉलिड है। एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, तो जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे सॉलिड हैं। ऐसे ही शुगर का एक पार्टिकल ले लें वो भी सॉलिड है, सॉल्ट का एक पार्टिकल ले लें वो भी सॉलिड है। तो इनके जो वॉल्यूम है और जो इनके साइज है वो फिक्स है, और ना ही हम इनको कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड इधर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज वेरी स्लो रेट। सॉलिड में डिफ्यूजन होता है कुछ सॉलिड में, और कुछ में नहीं भी होता है। और जिनमें होता है तो वो डिफ्यूजन उसका जो रेट है बहुत स्लो है, बहुत स्लो डिफ्यूजन होता है सॉलिड्स के अंदर। स्पंजी जो होती हैं, स्पॉन्ज, देखी होगी आप सब लोगों ने स्पंज को, वो कंप्रेसिबल होती है, लेकिन हम उसको कंसिडर करते हैं एक सॉलिड के रूप में। इसके अंदर बहुत माइन्यूट होल्स होते हैं स्पंज के अंदर, और इसके जो होल्स हैं उनके अंदर एयर ट्रैप्ड रहती है। जब हम इसको दबाते हैं स्पंज को तो एयर बाहर निकल आती है इससे। तो इसको कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको हम थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे स्पंज हो गया। अब इसके अपोजिशन में अगर हम देखें प्रॉपर्टीज सॉलिड की, तो सॉलिड को हम अगर ब्रेक कर देंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ब्रेक हो जाएंगे या चूरा चूरा हो जाएंगे अगर उनको फोर्स लगाएंगे। तो और कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनको कंप्रेस करना बिल्कुल डिफिकल्ट है, जैसे आयरन का एक पीस ले लो, उसको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, हम नहीं दबा सकते उसको। और सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, जैसे सैंड हो गया, रॉक्स हो गई, स्टोन्स हो गए, मेटल है जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे के सारे सॉलिड के एग्जाम्पल्स। तो ये तो रही पहली स्टेट सॉलिड के बारे में, समझा हमने। अब इसके बाद दूसरी स्टेट को समझते हैं, लिक्विड स्टेट मैटर की। लिक्विड की भी डेफिनेट शेप होती है, मैटर की दूसरी स्टेट है ये लिक्विड। इसको हम किसी अगर कंटेनर में रखते हैं तो ये उसकी शेप ले लेते हैं, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन इसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती लिक्विड की। जिस कंटेनर में रखते हैं ये उसी की शेप ले लेते हैं। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, इनकी शेप चेंज हो सकती है, इसीलिए हम इनको
फ्लूइड कहते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर, और सॉलिड सॉलिड में भी डिफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से समझें, सॉलिड और सॉलिड के डिफ्यूजन का एक एग्जांपल अगर हम समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं। जैसे क्लास में हमारा ब्लैक बोर्ड होता है और उस पर टीचर पढ़ा रहे हैं जो चौक से लिखते हैं। अगर उस चौक को लिखे हुए को अगर टीचर हैंड टू हैंड तभी जब क्लास ओवर हुई है तभी अगर ब्लैक बोर्ड को साफ कर दें तो वो साफ इजीली हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा उसमें ताकत लगाने की रगड़ने की जरूरत नहीं होती या ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। लेकिन अगर उस बोर्ड को एक दो दिन ऐसे ही छोड़ दिया जाए उस पर लिखा हुआ, तो 2 दिन के बाद जब हम साफ करेंगे उस बोर्ड को तो हमें उस साफ करने में उस चौक को थोड़ा से एफर्ट लगाने पड़ते हैं, आसानी से वो क्लियर साफ नहीं होता। तो इसमें होता क्या है, जो चौक है वो भी सॉलिड है और जो बोर्ड है वो भी सॉलिड है। तो चौक जो है वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाता है टाइम के साथ साथ बोर्ड के अंदर, मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उसको साफ करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सॉलिड टू सॉलिड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल। सॉलिड और लिक्विड वो आपस में डिफ्यूज हो सकते हैं। जैसे हमने शुगर क्यूब लिया और पानी के अंदर घोल दिया, तो वो सॉलिड और लिक्विड के डिफ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया। तो अब चलिए हम बात कर रहे थे लिक्विड स्टेट के बारे में। तो लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो फ्लो कर सकते हैं। इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती है। लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हम। और लिक्विड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में हायर होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल जो है वो फ्रीली मूव करते हैं इधर उधर, एक बड़े एरिया में फैल सकते हैं तेजी से, एक सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा। और जो लिक्विड की डेंसिटी है वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है। सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की सॉलिड से कम होती है। जैसे लिक्विड के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे वाटर है, मिल्क है, जूस है, ऑयल है, कैरोसिन है, पेट्रोल, अल्कोहल। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिल जाते हैं। अब तीसरी स्टेट पे आते हैं, गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में क्या है, मैटर की थर्ड स्टेट है। गैस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं और इनकी जो शेप है और साइज है वो फिक्स नहीं होता है। ना तो इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती है। इसको जिस कंटेनर में हम रखते हैं उसी की शेप ही ले लेते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, इसलिए हम इनको फ्लूइड भी कहते हैं। गैसेज को और लिक्विड को हम फ्लूइड भी कहते हैं। और इनका डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है, सॉलिड और लिक्विड से भी ज़्यादा फास्ट गैसेज का डिफ्यूजन होता है। हाईली डिफ्यूजन टेंडेंसी होती है गैसेज की, 1 सेकंड में ही बहुत बड़े एरिया में ये फैल जाती है। जिस तरीके से मैंने अभी एग्जांपल देकर समझाया था परफ्यूम की स्मेल के बारे में, ये ऐसी किचन के अंदर खाना बन रहा है तो खाने की जो स्मेल है वो तेजी से आसपास के एरिया में फैल जाती है, पता चल जाता है कि क्या पक रहा है। तो वो सब डिफ्यूजन की, गैसेज के डिफ्यूजन की वजह से होता है। अब गैसेज जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है, इसको हम समझ सकते हैं पेट्रोलियम गैस, एलपीजी के एग्जाम्पल से। जब एलपीजी को सिलेंडर में हम भरते हैं घरों में सप्लाई करने के लिए तो हाईली कंप्रेस करते हैं प्रेशर के साथ में, इसको सिलेंडर के अंदर भरा जाता है प्रेशर लगा के, जिससे वो हाईली कंप्रेस हो जाती है और वो सिलेंडर के अंदर फिल हो जाती है। ऐसी एक और गैस है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसको भी हम सिलेंडर में फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। तो उसको भी सिलेंडर के अंदर जो फिल करते हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं, कंप्रेस करके फिल किया जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो गैसेज हैं वो हाईली कंप्रेसिबल है और जिस कंटेनर के अंदर ये भरी जाती हैं उसी की शेप ये ले लेती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं गैसेज के, जैसे मैंने भी बताया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी, सीएनजी, और भी बहुत सारी गैसेज हैं, वो सब इसी के एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब जैसे उनमें से एक गैस है ऑक्सीजन, जिसकी जरूरत ब्रीथ करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म को जरूरत होती है। ऐसी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी जरूरत होती है प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए। और जो गैसेज की डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, लाइटर होती है सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में, हल्की होती है। तो मैं समझता हूँ ये तीनों स्टेट आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में मैंने समझाया है। अब ये जो तीनों स्टेट्स हैं मैटर की, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए जरूरत होती है हमें या तो टेम्परेचर की या प्रेशर की।
जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आइस है, उसको गर्म कर दो, हीट दे दो, थोड़ा टेम्परेचर हाई कर दो, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टेट चेंज हो गई, पहले वो सॉलिड था, फिर बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो। अब अगर लिक्विड को हम और गर्म कर दें, हाई टेम्परेचर दे दें, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इनका कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन होना डिपेंड करता है प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम आपस में एक दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। इसको कहते हैं हम इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रोसेस है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है, देखो समझते हैं। इस प्रोसेस में जो सॉलिड है, अगर हम उसको हीट करते हैं विदाउट हीटिंग, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस, देखिए समझिए। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसेस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट अपॉन हीटिंग एंड वाइस वर्स ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या मतलब हुआ इसका? सब्लिमेशन प्रोसेस में जब किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं, तो वो डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, इट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्टली गैसेस स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए वो सीधा सीधा गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, या इसकी उल्टी प्रोसेस भी हो सकती है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है, ये कहलाती है सब्लिमेशन। जैसे इसके एग्जांपल मैं बताऊं, कैम्फर होता है। कैम्फर को अगर हम हल्का भी गर्म करें, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, सीधा का सीधा गैस में बदल जाता है। ऐसे ही दूसरा है नेपथलीन बॉल्स। नेपथलीन बॉल्स को भी अगर थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया जाए, हल्का सा हीट कर दिया जाए, तो वो भी बिना लिक्विड में बदले सीधी गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। इस तरीके से और भी दूसरे एग्जांपल्स हैं, जैसे आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है। ये भी इसी तरीके से सब्लिमेशन की प्रोसेस शो करते हैं। तो ये था हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है, वेपोराइजेशन। ये तो सब लोग, आप लोग जानते हैं कि वेपोराइजेशन में किसी लिक्विड को अगर हम हीट करें तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस हमारी कहलाती है वेपोराइजेशन। ये तो सबने पढ़ा है अच्छी तरह पिछली क्लासेज में भी, बहुत कॉमन प्रोसेस है। इसके बाद जो अगली प्रोसेस है वो है कंडेंसेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्या है ये प्रोसेस, देखिए समझते हैं। इस प्रोसेस में कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है, एट द स्पेसिफिक कंडीशन द गैसियस स्टेट में जो भी मैटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। कंडेंसेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में कोई भी मटेरियल या कोई गैस डायरेक्टली गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। कहने का मीनिंग ये हो गया कि अगर हम टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करते हैं, तो हम डायरेक्टली गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है वो कहलाती है कंडेंसेशन। अब किसी सॉलिड पे, लिक्विड पे या गैस पे टेम्परेचर चेंज करने का क्या इफेक्ट होता है, या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी मैटर का टेम्परेचर चेंज करते हैं, बढ़ाएं या घटाएं, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। जैसे सॉलिड है कोई हमारे पास मटेरियल, उसको हम हीट करते हैं, तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और बाद में वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ने से स्टेट चेंज हो सकती है किसी भी मैटर की, टेम्परेचर घटने से भी स्टेट चेंज हो सकती है।
जिस तरीके ये वाइस वर्सा है प्रोसेस, जैसे मैंने अभी समझाया, ये सीधी भी हो सकती है और उल्टी प्रोसेस भी हो सकती है। सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट का अगर हम करते हैं तो। और अगर गैस को हम कूल करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड को कूल करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है वाइस वर्सा होती है। तो इस तरीके से टेम्परेचर का इफेक्ट होता है तीनों स्टेट। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि गैस और वेपर में क्या डिफरेंस है। गैस और वेपर्स क्या दोनों सेम है या दोनों डिफर है, इसको समझते हैं हम। तो देखिए गैस क्या होती है। किसी भी सब्सटेंस को हम गैस कह सकते हैं जब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से बिलो हो। अगर उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सब्सटेंस का रूम टेम्परेचर से बिलो हो तो उसको हम कहेंगे गैस। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस के एग्जांपल हो सकते हैं ये। और इसके अपोजिट में हम कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड है, लिक्विड है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं गैसेस स्टेट में, और उसको एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, तब हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वो फिर गैस नहीं कहलाएगा, उसको हम बोलेंगे वेपर। तो इस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो गैस होती है उसको हम कहते हैं, जो सब्सटेंस नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में है, उसको हम बोलेंगे गैस। और टेम्परेचर बढ़ाने में कोई सब्सटेंस जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं वेपर्स। इतना डिफरेंस है दोनों में। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल हम यूज करते हैं कुछ। तीन स्केल्स हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो पहला जो स्केल है वो केल्विन स्केल है, दूसरा जो स्केल है वो सेल्सियस स्केल है, और तीसरा स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल। तो केल्विन स्केल का जो फॉर्मूला है, कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी प्लस 273.16। ये फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम, अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेल्सियस में अगर हमें टेम्परेचर निकालना है तो हम केल्विन में से 273 - 16 माइनस कर देंगे तो हमें सेल्सियस में टेम्परेचर मिल जाता है। थर्ड फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट स्केल, F इक्वल टू 9/5 C+32। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इससे अगर सेल्सियस में टेम्परेचर हमारे पास है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स मैं समझाऊंगा किस तरीके से करते हैं, बताऊंगा आगे चल के क्लास में। तो चलिए उससे पहले हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। ये टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, जैसे हम ऐसे समझते हैं इसको, अगर हम कोई भी सब्सटेंस है उसको हम हीट देते हैं, उसको गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से उसकी जो स्टेट है वो चेंज होने लगती है। जैसे हमने पानी को गर्म करा तो धीरे धीरे गर्म होगा और वो बाद में धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और बाद में वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे बॉयल होता रहेगा वो वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा। लेकिन जब वो बॉयल होगा तो बॉयल जिस टेम्परेचर पे हुआ है वो टेम्परेचर वहीं पे कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो अब बात ये समझने की है कि वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा। शुरू में जब हमने गर्म करा धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता रहा, लेकिन अब जब वो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो गया तो उसके बाद उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, वो बढ़ता नहीं। तो वो जो हीट हम दे रहे हैं उसको गर्म कर रहे हैं लगातार, वो हीट कहाँ जा रही है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो जो हीट है वो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में यूज हो रही है, सारी की सारी हीट। तो ऐसी हीट जो हमको दिखाई ना दे इंक्रीज होती हुई, लेकिन वो अपना काम कर रही है, हिडन प्रोसेस में है, ऐसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट मीन्स होता है हिडन, छुपी हुई हीट। तो लेटेंट हीट हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, वो उस प्रोसेस को चला रही है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, पानी को गर्म कर रहे हैं तो बॉयल होने के बाद में उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है, और जो हीट हम उसको दे रहे हैं वो सारी की सारी हीट जो यूज हो रही है उसको वेपर में कन्वर्ट करने में।
तो ये होती है लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट दो टाइप की होती है, एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट यूज होती है, हिडन हीट, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड चेंज। तो किसी सॉलिड मटेरियल के 1 kg को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितने टेम्परेचर की जरूरत होती है, उसको हम उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। ये कहाँ पर यूज होती है? लिक्विड से गैस में जब हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जितनी भी हीट रिक्वायर होती है 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उस हीट को हम विदाउट राइज एनी टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये तो था कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेज में। इसके बाद में प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं मैटर के ऊपर, सॉलिड लिक्विड गैसेज पे, तो उसका असर क्या होता है, अब वो समझेंगे। तो फिजिकल स्टेट जो है सब्सटेंस की, वो चेंज हो सकती है। प्रेशर अगर हम अप्लाई करते हैं किसी भी सब्सटेंस पे तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। पहली बात तो ये होगी। अब इसको समझते हैं अच्छी तरीके से कि ऐसा क्यों हो सकता है, स्टेट क्यों चेंज हो सकती है। जब हम किसी सब्सटेंस को कंप्रेस करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे पास आते जाएंगे, जो उनके बीच में गैप्स हैं वो कम होता चला जाएगा। और जब गैप ज़्यादा कम होगा, हम और कंप्रेस कर रहे हैं उसको, तो पार्टिकल आपस में टकराना शुरू होते हैं। अब वो जब टकराएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं, जिसकी वजह से वो बंधे हुए हैं, जो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो काम करना बंद कर देगा। और जब वो काम करना बंद कर देगा तो फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर वो सॉलिड है तो इस तरीके से हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो इस तरीके से होता है जैसे मैंने अभी समझाया आपको। अब जैसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि एलपीजी जो गैस होती है उसको जब सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं तो हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है एलपीजी को या सीएनजी को सिलेंडर में भरने के लिए। तो जब हम भर रहे हैं तो बाहर है, जब तक वो गैस सिलेंडर से बाहर है तब तक वो उसकी स्टेट होती है गैसेस स्टेट। लेकिन जैसे ही हम कंप्रेस करके सिलेंडर के अंदर भरते हैं और वो कंप्रेस हो जाती है, तो उसके बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है सिलेंडर के अंदर। आपने कभी देखा होगा सिलेंडर को अगर हम हिलाएंगे तो वो पानी की तरह हिलता है उसके अंदर। तो वो क्या है? वो गैस ही है, पानी नहीं होता है, वो गैस ही होती है। वो भी इसी तरह कन्वर्ट होगी। जब हमने हाई कंप्रेस किया, हाईली उसको, गैस को, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा पास पास आ गए और टकरा गए, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो कम हो गया पहले के मुकाबले में। टकराने की वजह से उनका कंट्रोल आपस में खत्म हो गया और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो उनकी स्टेट इस तरीके से चेंज हो जाती है। तो सिंपल सी बात यह है कि प्रेशर यूज करके हम सॉलिड की या किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो एवेपरेशन है वो क्या होता है। एवेपरेशन, एवेपरेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को हम जब हीट करते हैं तो वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो प्रोसेस कहलाती है हमारी, वो वेपराइजेशन कहलाती है प्रोसेस। अब बात ये आती है यहाँ पे समझने वाली कि जो एवेपरेशन है, ये प्रोसेस कहलाती है हमारी एवेपरेशन। इस प्रोसेस पे कौन कौन से फैक्टर का इफेक्ट होता है? कब एवेपरेशन फास्ट हो सकता है, कब एवेपरेशन स्लो हो सकता है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो एवेपरेशन को इफेक्ट करते हैं? तो पहला जो इफेक्ट होता है वो सरफेस एरिया का इफेक्ट होता है। दूसरा टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तीसरा ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट होता है। चौथा विंड स्पीड, हवा कितनी स्पीड से चल रही है, वो भी इफेक्ट करती है एवेपरेशन को। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं एवेपरेशन को, एवेपरेशन की प्रोसेस को। तो अब इसको बारी बारी से समझते हैं कि सरफेस एरिया किस तरीके से असर डालता है एवेपरेशन। तो एवेपरेशन का जो रेट है वो सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ एवेपरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर सरफेस एरिया हम बढ़ाएंगे तो एवेपरेशन फास्ट हो जाती है, उसका रेट बढ़ जाता है। वो सरफेस एरिया अगर हम कम करते हैं तो एवेपरेशन स्लो हो जाती है, उसका रेट कम हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए खुला मैदान है हमारे सामने, हमने कुछ पानी उस खुले मैदान में फैला दिया है।
तो हम देखते हैं धूप अगर तेज निकली हुई है तो वो कुछ टाइम के बाद में वो पानी एवपोरेट हो जाएगा और फील्ड सूख जाएगा। लेकिन अगर उतना ही पानी, जितना पानी हमने फील्ड के अंदर फैलाया था, उसी पानी को किसी छोटी जगह में ले लें, एक बकेट में ले लें और उसके अंदर रख दें, तो वो उतने टाइम में एवपोरेट नहीं हो पाता जितने टाइम में वो पानी फील्ड के अंदर मैदान में सूख गया है। इसका मतलब ये हो गया कि एवपोरेशन, जो हमने बकेट में पानी रखा है उसका एवपोरेशन स्लो हो रहा है, और जो फील्ड के अंदर हमने पानी फैलाया था उसका एवपोरेशन फास्ट हो गया। तो ये तो सिंपल है कि जो सरफेस एरिया है बकेट का कम होता है फील्ड के कंपैरिजन में, तो इसलिए वहां पर टाइम ज्यादा लग रहा है एवपोरेशन में, और जो फील्ड था वो जल्दी वहां से पानी एवपोरेट हो गया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सरफेस एरिया के इफेक्ट एवपोरेशन पे होता है। दूसरा जो इफेक्ट होता है वो टेम्परेचर का होता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे एवपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, और अगर टेम्परेचर हम कम करेंगे तो एवपोरेशन स्लो हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम समझें, अगर हम पानी गर्म करें गैस के ऊपर, तो अगर हम तेज जला रहे हैं गैस को तो पानी जल्दी सूख जाएगा। अगर हम एक थोड़ा पानी लेके एक बाउल के अंदर हम ले रहे हैं तो वो जल्दी उड़ जाएगा, एवपोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर वो टेम्परेचर कम कर दें, हम गैस स्लो कर दें, तो उसको एवपोरेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे हमें पता चल जाता है, ये बात क्लियर हो जाती है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से एवपोरेशन एवपोरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, और टेम्परेचर डिक्रीज होने से एवपोरेशन का रेट कम हो जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट करती है एवपोरेशन को। ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा होती है और कब कम होती है? जैसे समर सीजन है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है गर्मी में। रेनी सीजन है, इस सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, एटमोसफियर में नमी होती है, वाटर होता है। तो अगर हम कपड़े सुखाते हैं समर में, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब एवपोरेशन फास्ट हो रहा है, जो कपड़ों के अंदर पानी है वो जल्दी एवपोरेट हो रहा है और कपड़े जल्दी सूख रहे हैं। लेकिन रेनी सीजन के अंदर कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक दिन के अंदर भी नहीं सूख पाते हैं, हो सकता है नेक्स्ट डे सूख पाए, या 2 दिन के बाद भी कपड़े गीले रह जाते हैं, नहीं सूख पाते। तो वो क्यों है? क्योंकि एटमोसफियर के अंदर उस टाइम पे जब रेनी सीजन होता है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, पानी के अंदर एटमोसफियर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ एवपोरेशन है कपड़ों से वाटर का वो स्लो हो जाता है, और कपड़े गीले ही रह जाते हैं, सूख नहीं पाते। और समर सीजन में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से, जो ह्यूमिडिटी होती है, जो वाटर वेपर्स होती हैं एटमोसफेयर के अंदर एनवायरमेंट में, वो ना के बराबर होती हैं या बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से एवपोरेशन फास्ट रहता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये हमारे 3 रीजन हो गए। चौथा रीजन है हमारा विंड की स्पीड का। अगर हवा तेज चल रही है तब भी एवपोरेशन फास्ट होता है। जैसे मान लीजिए बाहर गमले लगाए हुए हैं घर के बाहर, उनमें पानी है, तो अगर तेज हवा चल रही है लगातार तो गमलों का पानी जल्दी सूख जाता है, और जल्दी आपको दोबारा पानी गमलों में डालना पड़ेगा पेड़ों के लिए, नहीं तो वो सूख जाएंगे पेड़। और अगर हवा नहीं चल रही है तो वो पानी ज़्यादा टाइम तक चल सकता है, एक बार डाला गया पानी अगले दिन तक काम आ सकता है। लेकिन अगर किसी दिन हवा तेज चल रही है, या जैसे समर के सीजन में लू चलती है, तेज हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, तो उनकी स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो पानी जल्दी सूख जाता है। तो ये 4 रीजन है, पहला सरफेस एरिया, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी, और चौथा विंडी स्पीड। ये 4 रीजन है जिस जो इफेक्ट करते हैं एब्रेशन की प्रोसेस को। तो मैं समझता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी ये सारी चीजें। अब जब किसी सरफेस से एब्रेशन होता है तो वो सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाता है, चाहे वो कोई भी सरफेस हो, कैसी भी सरफेस हो, और वहां पर कूलिंग फील होती है। इसीलिए तुमने देखा होगा गर्मियों में जब तेज गर्मी पड़ती है तो घरों के बाहर कुछ लोग छिड़काव कर देते हैं अपने वरांडा वगैरह में या लॉन में, जिससे वहां कूलिंग हो जाए, गर्मी कम हो जाए। तो उसका मेन रीजन यही है कि वहां पर पानी का छिड़काव करने से क्या होता है, एवपोरेशन फास्ट हो जाता है। तो जो लॉन की जो सरफेस है, जो वहां की मिट्टी है, वो जो गर्म थी, जब वो पानी एवपोरेट होता है उससे, तो वो पानी को जो एवपोरेशन होने के लिए टेम्परेचर चाहिए वो सॉइल से, मिट्टी से, या उस लॉन की सरफेस से ले लेता है, और उस सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पहले से टेम्परेचर कम हो गया और थोड़ी ठंडक फील होगी। तो यही मेन है कि जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट प्रोसेस हमें लगता है, या कूलिंग हमें फील होती है। इसी तरीके से अगर हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं समर में, और उनमें पसीना आ जाता है और वो गीले हो जाते हैं, तो अगर हम पंखे के नीचे थोड़े टाइम के लिए बैठ जाते हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और हमें ठंडक भी फील होती है। तो उसका मेन रीजन भी यही है कि जो पसीना है, जब वो स्वेट एवेपोरेट होता है तो उसको एवेपोरेट होने के लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए, तो वो टेम्परेचर हमारे या तो बॉडी से या कपड़ों से ले लेता है, जिसकी वजह से जो स्वेट है वो तो एवेपोरेट हो गया, लेकिन जो कपड़े हैं या हमारी बॉडी, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है।
और हमें कूलिंग फील होती है। तो ये रीजन है कॉटन क्लॉथ पहनने का समर के सीजन के अंदर। ऐसी एक और एग्जांपल हम समझते हैं, जो आइस वाला कोल्ड वाटर अगर हम ग्लास के अंदर रखते हैं तो ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट आ जाती है। तो देखने में तो ऐसा लगता है कि ग्लास के अंदर का पानी ग्लास के बाहर आ गया निकल के ड्रॉपलेट की फॉर्म, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी प्रोसेस ये है कि ठंडे पानी की वजह से ग्लास ठंडा हो जाता है, पूरा ग्लास के बाहर की सरफेस बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। और जो ग्लास के बाहर की सरफेस है और जो एटमोसफियर है, एटमोसफियर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, थोड़ी हो या ज़्यादा हो। तो वो वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस हो जाती हैं ग्लास की सरफेस पे ठंडा होने की वजह से। और जब वो कंडेंस होती हैं तो जो मॉइस्चर था वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ग्लास की बाहरी सरफेस पे। और हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो ड्रॉपलेट ग्लास के अंदर से शायद बाहर आ गया। तो ये भी एक मेन रीजन है इसको समझने का। ऐसी घड़ों के अंदर पानी रखा जाता है ठंडा करने के लिए, समर सीजन में जिस समय ठंडा पानी मिलता रहे पीने के लिए। उसका भी मेन रीजन यही है कि जब हम घड़े के अंदर पानी रखते हैं नॉर्मल टेम्परेचर वाला, तो वो घड़े के अंदर जो सॉइल जिस मिट्टी का वो बना हुआ है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स से होकर रिसता हुआ पानी थोड़ा 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 बाहर आता रहता है और घड़े की जो बाहरी सरफेस है वो गीली हो जाती है। अब जब गीली सरफेस है वो बाहर गर्म टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती है तो वो बाहर वाली सरफेस से जो गीलापन है, जो पानी है बाहरी सरफेस पे घड़ी की, वो एवपोरेट होना शुरू हो जाता है। और जब वो एवपोरेट होता है तो एवपोरेशन होने के लिए जितनी टेम्परेचर या जितनी हीट चाहिए उस वाटर को, वो उस घड़ी की सरफेस से ले लेता है, जो घड़ी की बाहरी सरफेस है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि घड़ी की जो बाहरी सरफेस है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा पहले कंपेरिजन में। और जब घड़े की सरफेस ठंडी हो गई तो घड़े के अंदर भी पानी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता रहता है और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एवापोरेशन के, कि एवापोरेशन से कूलिंग फील होती है। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर हम अपने हाथ पे नेल पॉलिश लेते हैं या नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाते हैं, जिसमें एसीटोन होता है, एक लिक्विड होता है, और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे एवापोरेट हो जाता है। या हाथ पे हम स्प्रिट रखते हैं या एल्को या पेट्रोल रखते हैं तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे एवपोरेट हो जाता है, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो नॉर्मल टेम्परेचर से भी कम है। तो जब वो एवपोरेट होता है हमारी पाम से, हथेली से, जहां पर हमने ये पेट्रोल रखा हुआ है या स्प्रिट रखी हुई है, तो जब वो एवपोरेट होता है तो एवपोरेट होने के लिए जितना टेम्परेचर उसको चाहिए एवपोरेशन के लिए, वो टेम्परेचर या वो हीट हमारी हथेली से ले लेता है। तो हथेली की जो स्किन है वो हमारी ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर कम हो गया उसका पहले ही कंपेरिजन में। और जब वो ठंडी हो गई तो जब वो ठंडी होती है तो हमें कूलिंग फील होती है। तो यही रीजन है, यही प्रोसेस है जिसकी वजह से कूलिंग का जो इफेक्ट है वो हमें महसूस होता है एवरेशन से। ठीक। तो ये डेली लाइफ के कुछ प्रोसेस थी जिसकी वजह से हमने समझा कि कूलिंग प्रोसेस कैसे काम करता है डेली लाइफ में। अब इनको हम, ये जितनी भी प्रोसेस हैं कूलिंग इफेक्ट वाली एवपोरेशन की, या एवपोरेशन को हमने डेली लाइफ में हम यूज भी करते हैं। तो पहला यूज क्या है एवपोरेशन का, कि हम कपड़ों को सुखाने के लिए यूज करते हैं। बाहर कपड़े फैलाए थे, कपड़े हमारे सूख जाते हैं। या फिर डेजर्ट कूलर है, समर सीजन में उसका यूज करते हैं। तो उसमें भी पानी एवपोरेट होता है जिससे टेम्परेचर कम हो जाता है पानी का, और जो ठंडी हवा वो आगे फेंक देता है। तीसरा है एग्जाम्पल, जो एप्लीकेशन हम करते हैं, अर्थन पॉट, जैसे मैंने घड़े में पानी बताया, रखा जाता है और वो ठंडा हो जाता है। चौथा है कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वही मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारी डेली लाइफ के, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं एवपोरेशन प्रोसेस को, और उसका फायदा लेते हैं। तो ये आज के चैप्टर में हमने मैटर की तीनों स्टेट के बारे में समझा, उससे जुड़ी हुई कुछ प्रोसेस, जो केमिकल प्रोसेस हैं या फिजिकल प्रोसेस हैं वो हमने समझी, और डेली लाइफ में क्या उनका यूज था वो सारा का सारा आज हमने इस चैप्टर में समझा।